Good morning, learners. Today I Akash here. Today I am going to tell you about the industrial sector. In my previous video we have discussed किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया गया था, किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया था. इस वीडियो में हम जानेंगे दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके से इस सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स. अगर मैं इसको एक लाइन में मुझे बोलना हो दैट किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया गया, तो मैं बोलूंगा सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे उन्होंने पूरी सिस्टमैटिकली कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको खत्म किया था. बिकॉज उस टाइम पे यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडिया था, कहीं ना कहीं इंडिया वॉज फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन अक्रॉस द वर्ल्ड. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया. कैसे? सबसे पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय किया. उसके साथ में ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी हमारे पास. ठीक है, गवर्नमेंट हमारे सबसे पहली बात तो ये कि मॉडर्न इंडस्ट्री की जब बात करते हैं हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट कहाँ हुआ करती थी? गवर्नमेंट सिर्फ हमारे पास पोर्ट्स पे थी, गवर्नमेंट हमारे पास रेलवे पे थी एंड पावर. ठीक, अब बात करेंगे दैट किस तरीके से, यानी कि इसको सिस्टमैटिक, जो एक टर्म है मैंने सिस्टमैटिक क्यों यूज किया. रीजन उसका ये है दैट कहीं ना कहीं जब हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया उन्होंने. सिस्टम क्या था? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी. जितना भी रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट कराते थे उस पर कोई भी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स नहीं लगाते थे. इट मीन्स अगर उसको मैं बोलूं कि उस पर जो एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स फ्री था. यानी कि जो रॉ मटेरियल यहां से जा रहा था ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि जो ब्रिटेन जा रहा था फाइनल गुड्स पे कन्वर्ट होने के लिए, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा रहे थे, उसको फ्री में एक्सपोर्ट करा रहे थे. और ब्रिटेन से उस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में उसको कन्वर्ट करके हमारे इंडिया में ला रहे थे. इंपोर्ट ड्यूटी भी उस पर नहीं लगा रहे थे और चीपर प्राइस पे उसको सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आया? जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ये पूरी तरीके से खत्म होने लगी, लोग उसको नहीं परचेज कर रहे थे. ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे क्या? कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट. सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी यानी कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स को जो है इंडियंस यूज करते थे और भी अलग अलग कंट्रीज में हैंडमेड प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता था जब मेड बाय द इंडिया. लेकिन अब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो ब्रिटेन में इसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे थे वो लोग हैंडमेड नहीं कन्वर्ट कर रहे थे, वो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट बना रहे थे. और वो मशीन मेड प्रोडक्ट को वो हमारे इंडिया में भी सेल कर रहे थे चीपर प्राइस पे और अलग अलग कंट्रीज में भी सेल कर रहे थे. तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स को लोगों ने ज्यादा प्रेफर नहीं किया एज कम्पेयर टू द मशीन मेड प्रोडक्ट. दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट को अगर हम देखें या फिर किसी मशीन मेड प्रोडक्ट को देखें तो दोनों में बहुत ज्यादा जो है देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो इस वजह से जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे इनको लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे और जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे इनको लोग ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे थे. इसकी वजह से एक हमारे माइंड में एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड डेवलप हो गया. इट मीन्स वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ने लगे. हम लोग जो खादी का कपड़ा था, जो खादी थी, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे उसको हम लोग यूज नहीं करते थे. ठीक है, हम लोग इसको प्रेफर करने लगे धीरे धीरे करके. हम लोग प्रेफर करने लगे जो मशीन में प्रोडक्ट्स हुआ करते थे. उसके साथ में यहाँ पे जो रेलवेज था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज. तो रेलवेज आज के डेट में हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है रेलवे से. लेकिन रेलवेज को बनाया किसने? ये ब्रिटिशर्स ने ही रेलवे को बनाया था. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या रेलवे को इंडियंस के लिए बनाया था? नो. द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को अपने लिए बनाया था. उनको ये नहीं लगता था कि कोई ऐसा भी टाइम आएगा कि जिस टाइम पे हमें इंडिया से बाहर यहाँ से वापस जाना पड़ेगा. तो ब्रिटिशर्स ने यही सारी चीजें सोच के रेलवेज को जो है कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. और रेलवेज को इसीलिए उनका मेन मोटिव ये था रेलवेज को बनाने का कि जो भी यहाँ से रॉ मटेरियल को हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं या फिर जो फाइनल गुड्स को हम इम्पोर्ट कराएंगे वो थ्रू द रेलवेज हम ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करेंगे. इस वजह से उन्होंने रेलवेज को जो है हमारे इंडिया में सेटअप किया था, इंट्रोड्यूस किया था. आज के टाइम पे रेलवेज हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उस टाइम पे हमें रेलवेज का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था. तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एक्सप्लॉइट किया गया है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, वो
ब्रिटिशर्स ने किया था। ठीक है, इसमें मॉडर्न इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। और ये जो जितने पॉइंट्स हैं ये आपके डेके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में आ जाएंगे, जिसमें टैरिफ पॉलिसी को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। उसके साथ में कंपटीशन हो रहा था मशीन मेड प्रोडक्ट से और हैंडमेड प्रोडक्ट का। ठीक है, और कहने के रेलवेज को ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से डेवलप किया था और इंट्रोड्यूस किया था, और इसी वजह से किया था अपने बेनिफिट के लिए, ना कि इंडियंस के लिए। आई होप आपको इसे समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ।